हेलो बच्चों, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? अच्छे हो फ्रेंड्स? अच्छा, हम लोगों ने अभी हम लोग का ये मोड का तीसरा लेक्चर चलने वाला है और इस लेक्चर में आपको बहुत सारे बेसिक फिर से चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे अभी हम लोग पिछले ही क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था कि प्रेशर फिर वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये वगैरह की आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इसके साथ पूरा का पूरा कनेक्टेड होगा। अभी अगर हम लोगों ने पीवी किलो एनआरटी के लिए किया था, तो आज एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित चीजें करेंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इधर तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा कि 4.8 ग्राम्स ऑफ अ गैस, 4.8 ग्राम्स ऑफ अ गैस, कोई एक गैस दिया गया है जिसका मास दिया गया है 4.8 ग्राम्स ऑफ अ गैस occupies 22.4 ml at STP, ठीक है? 4.8 grams of a gas occupies 22.4 ml at STP. क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द गैस। ये आपका प्रश्न आ गया है यहां पर। तो व्हाट यू कैन से इज दैट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत बच्चों को तो ये क्लियर भी नहीं होती कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है? तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक गैस है, गैस का नाम मुझे नहीं पता, उसके मासेस कितने हैं 4.8, ठीक है? और उसी का वॉल्यूम कितना है बेटा 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ये एसटीपी याद रखिए बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, 180 एम या 1 बार कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? वो चीज में आपकी कॉन्फिडेंस नहीं लूज होनी चाहिए कि सर ये 22.4 लीटर्स होगा या 22.7 लीटर्स होगा, ये क्लैरिटी रखें। फिर अगर यहाँ पर 22.4 ml दिया गया है तो ये ठीक है, और क्योंकि ये गैस है तो ये मेरा एक एडवांटेज बन चुका है कि यहाँ पर मैं अभी तो हम लोगों ने पिछले ही क्लास में हम लोगों ने ये क्लैरिटी कर रखी थी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय द, तो जो गिवन वॉल्यूम आपके पेपर में होंगे उसको 22.4 लीटर से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं, मोलर मास ऑफ द गैस कैसे करेंगे। तो व्हाट विल यू डू इज दैट लेट मोलर मास बी x, मोलर मास को मैं x मान लेता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, एक है आपकी, क्योंकि गैस है तो व्हाट आई कैन डू इज दैट 22.4 ml, ये आपके पेपर्स में दिए गए हैं, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। अगर लीटर और लीटर काट दिया जाए 22.4 मतलब मिली के रह जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कितने मोल आएंगे, मिली मोल। कितने मिली मोल, 1 मिली मोल, मतलब 10 टू दी पावर -3 मोल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब ये तो मिल गया हम लोग को 10 टू पावर -3 मोल्स। अब अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, मास बाय मोलर मास। याद है बच्चा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये था। अच्छा, मास का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि यही मुझे ढूंढना है। अब क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा कि 4.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3। फिर मोलर मास की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, ऊपर जब जाएंगे तो इसके आंसर कितने आ गए 4800 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है? तो चलो ये बन गया क्वेश्चंस, लेकिन यही क्वेश्चंस हमारे बच्चे थोड़े स्पीड से करेंगे। ये है नॉर्मल बच्चे, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स ये ऐसे ही करेंगे, ठीक है? लेकिन हम लोग अभी नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, हमने डॉन के बच्चे हैं। तो डॉन के बच्चे का टेक्निक सुनो, इनका टेक्निक क्या है, उनको ये दिया गया है कि 4.8 ग्राम्स 22.4 मिलीलीटर्स के लिए होता है, करेक्ट? मतलब 22.4 मिलीलीटर्स का मतलब 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर्स। अब ट्रिक ये है, अगर यहां पर 22.4 लीटर्स के लिए होता तो ये कितना बनता, 4.8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 ग्राम्स, मतलब यहां पर फिर से क्या आ गया 48 ग्राम्स। यही आंसर है ना बेटा, यही आंसर है ना बेटा, खत्म, खेल खत्म, ठीक है? तो 22.4 लीटर्स के लिए इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 4800, क्लियर? क्यों? क्योंकि यही 22.4 लीटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ठीक है? 1 मोल गैस के वॉल्यूम्स को ही हम लोग क्या बताने जा रहे हैं बच्चों,
मोलर वॉल्यूम, ठीक है। और यही मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज 4800 ग्राम्स के करीब आ जाती है, ठीक। इज इट क्लियर? तो ये है हमारे नॉर्मल बच्चे जो करेंगे, करना ही चाहिए। ऐसे बोर्ड वगैरह में जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप आराम से लिख सकते हो इस चीज को। और ये है स्टेप डाउन के बच्चे के सोल्यूशन के टेक्निक्स, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वाला प्रॉब्लम पूरा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए नोट कर लीजिए अगला वाला क्वेश्चन कि मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन निकाला है ताकि आपके पूरी क्लैरिटी हो। 3 into 10 to the power 22 particles of a gas is present, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। देखो बेटा, मैं बेसिक्स पे बहुत ध्यान देता हूं। आप पहली बार कर रहे हो क्लास 11, आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन तो देखो 3 into 10 to the power 22 particles of a gas is present, calculate the number of moles of the gas। बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूला थे, यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्मूला काम करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स दिए हैं 3 into 10 to the power 22 पार्टिकल्स। इस 3 into 10 to the power 22 पार्टिकल्स को अपन लोग किससे डिवाइड करेंगे, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। जब भी पार्टिकल्स हो या अगर पार्टिकल्स के जगह पर कोई एटम्स बोले, इलेक्ट्रॉन्स बोले, न्यूट्रॉन्स बोले, हमेशा यही टेक्निक यूज करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हम लोग 3 into 10 to the power 22 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 6 into 10 to the power 23 से। ये गया यहाँ पर 2, यहाँ पर गया कंप्लीटली खत्म, तो 1/20 मोल आ जाएगी बेटा। एंड 1/20 मोल को मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, लेकिन जितना हो सके बच्चों जिंदगी में मोल्स को या कोई कैलकुलेशन का वैल्यू आप हो सके तो फ्रैक्शन में रखो, ताकि आपके कोई कहीं पर अगर किसी फॉर्मूला में कैंसिलेशन होने का चांस है तो वो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला भी आप शायद नोट कर ले, आराम से नोट कर लीजिए बच्चों। अभी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आराम से हो जाएगी इस में, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक ये बना लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एक एटम में पहले तो एक एटम में 3 चीज हम लोग पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, एक प्रोटॉन पढ़ते हैं, एक न्यूट्रॉन। हालांकि आज के जमाने में बहुत सारा चीज आ चुका है बच्चों, मेसॉन्स आ गया है, ग्रेविटॉन्स आ गया है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, कितने सारे चीजों के ऊपर रिसर्च चल रहा है भारत में तो छोड़ो, विश्व में बहुत सारे चीज में। लेकिन ज्ञान का समुद्र कभी खत्म नहीं होता बेटा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ज्ञान हमेशा आपके लिए कभी भी, ये ज्ञान की जो सीमा है रेखा है, कभी यहाँ पर पाबंदी नहीं होती है। आप आराम से करो, आप पढ़ रहे हो, कष्ट कर रहे हो, तो आराम से सिलेक्शन के लिए भी मौका मिल ही जाएगा। चलो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, मेरे साथ ही आप लोग भी टेबल बना लो बच्चों, ठीक। हम कुछ वैल्यूज और डेटा लिखेंगे जो आपको आजीवन आपको वही मेंटेन करना है, ठीक है। बना दी। तो एक टेबल बन गया बेटा, जिसमें मैं कुछ चीजों का फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर थोड़ा विस्तार करूंगा। तो पार्टिकल यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो बच्चों। यहाँ पर पार्टिकल लिख लिया मैंने, यहाँ पर मैंने मास लिख ली, और यहाँ पर मैंने चार्ज लिख ली, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ सिंबल, ठीक। तो पार्टिकल, मास, चार्ज, सिंबल, ठीक। तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1। बेटा ये 2 साल आपके दिमाग में ऐसे फिट होना चाहिए जैसे आपके मतलब दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यहां से आपके कैलकुलेशंस के घड़ी शुरू होने वाली है, ठीक है। अभी से ही आपका प्योर मॉल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो इसकी मास की वैल्यू 9.1 into 10 to the power -31 किलोज बेटा। इसकी चार्ज की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इसके सीजीएस यूनिट भी बोलते हैं, वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में यूज करेंगे। कहीं एक जगह है ESUs हम लोग उसको बोलते हैं, स्टेप कॉलम,
या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि चार्ज की यूनिट होती है, वो हम लोग डाइपोल मोमेंट नाम का एक टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी सिंबल होती है इलेक्ट्रॉन, नीचे माइनस, ऊपर जीरो, इसकी सिंबल होती है। इलेक्ट्रॉन को हमें दिखा ऐसा ही जाता है। फिर आ गई आपकी प्रोटॉन। प्रोटॉन की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इसकी चार्ज की वैल्यू है, अच्छा यहां माइनस चार्ज लिखा देता हूं, यहां प्लस, ये सिर्फ आपको वैल्यू से मतलब है बेटा, साइन आपको यही कंफर्म करता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका सिंबल होगा P, ऊपर 1 नीचे 1। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन के सिंबल हो गए, ये प्रोटॉन के सिंबल। ठीक, और न्यूट्रॉन के जो सिंबल होते हैं 1 and 0। न्यूट्रॉन में तीसरे वाला न्यूट्रॉन ही लिखने जा रहा हूं बेटा, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कंप्लीटली जीरो, इसीलिए तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये 1.68 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक बेटा, तो ये हो गए हैं आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये तीनों के सिंबल्स के साथ उनके मास और चार्ज की डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया। आई होप आप लोगों ने इसको ठीक ढंग से नोट किया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए आप आराम से नोट कर लीजिए, या किसी चीज को अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हम लोगों ने कर दी दूसरी वाली करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेपर में हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उसके साथ तुरंत क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हुए ऐसा आता है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस जाने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। तो सोल्यूशन अगर इसका देखें तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने दिखाया था कि 1.6 × 19 कूलम, लेकिन यहां पर साइन क्या है बेटा, नेगेटिव साइन है। तो इसी के चलते हम लोग यहां क्या लिखेंगे, 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम इसकी चार्ज की वैल्यू है। तो दिस इज नथिंग बट द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, इसको 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम है, और उसको 10 से हम लोगों ने पूछा कि 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, आप क्या करते हो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो। अभी नंबर क्या आ गया तेरा, महान एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल आ चुका है बेटा, महान जी आ चुके हैं। तो यहां पर आपको क्या करनी है, इसको 6 × 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या होती है, एवोगैड्रोस नंबर। हालांकि एक चीज है बच्चा कि आप एक चीज को एकदम कॉन्फिडेंट रखें, सर आपने जो 6.023 सिखाया मुझे पता है बेटा, जितना हो सके अपने कैलकुलेशंस को स्ट्रिक्ट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डेविएशंस भी नहीं आएंगे। जेई हो, नीट हो, सीयूटी हो, कैलकुलेशंस हर क्वेश्चन में, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन इतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते कि आप इसको राउंड ऑफ ना कर पाओ। हालांकि एक चीज है, अभी 5.95 को आप 6 मान सकते हो। ठीक है, 5 को 6 मत मान लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ भी सीखेंगे बाद में। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलता है 96487 कूलम्स। ठीक है, और ये रफली कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये करेक्ट है। इसको एज्यूम करके साइंटिस्ट लोगों ने क्या बैठा दिया, 96500 कूलम्स। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड दिस इज एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम मतलब ये मान के चलते हैं, और आज भी हर क्वेश्चन में आपको यही मान के चलना पड़ेगा, 96500 कूलम्स। ये तो कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा 96487, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। और हालांकि एक भी और चीज है, जेई हो, नीट हो, सीयूटी या बोर्ड्स हो, उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल से जब मल्टीप्लाई करनी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करो, आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी इस पॉइंट पे कि हाँ 500 से ज्यादा अप्रोक्स, जितना अप्रोक्सीमेट करेक्ट हो उतना ही अच्छा है। वो बोर्ड्स के लिए तो सही है कुछ हद तक, लेकिन बोर्ड्स में भी हम लोग को 96500 कूलम्स ही मान के चलना। तो आज से एक चीज पता चला बच्चों
कि 1 मोल अगर बोले इलेक्ट्रॉन तो उसका चार्ज कितना है 96500 कूलम्स। और ये जो महान साइंटिस्ट थे फैराडे, उनके नाम के ऊपर डेडिकेटेड है। इसका मतलब 1 फैराडे की जो चार्ज की वैल्यू दैट इज एग्जैक्टली नथिंग बट 96500 कूलम। ठीक है, 96500 कूलम। इज इट क्लियर बेटा? तो कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दी 1 मोल के नंबर से 6.02 या 6 into 10⁻23 से आपको पूरा परफेक्ट आंसर मिलता है 96487। आप टेंशन ना लें, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल है। अज्यूम्ड क्या है बेटा 96500 कूलम्स, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 फैराडे, या शॉर्ट में कभी कभार इसको 1F भी लिखते हैं। ठीक है, चलो तो आज से एक चीज पता चला कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होंगे वो कितना होगा बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या लिखेंगे 1F लिखेंगे। ठीक, ओके, आई होप सारे बच्चों ने फिर से नोट कर लिया होगा, पूरी क्लैरिटी आ गई ना बेटा? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट मतलब कहां पर इसका एप्लीकेशन। पेपर में क्या बोलेंगे, सोडियम एटम जो है वो सॉलिड एटम से सोडियम प्लस, सॉलिड वगैरह छोड़ गया, कई बार भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कई बार भी यूज कर सकते हैं इसको, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी। तो पेपर में पूछेगा कि हाउ मच चार्ज, मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, हाउ मच चार्ज is required for the following reactions. For the following reaction. ठीक बेटा, तो कितने चार्जेस चाहिए आपको ताकि पूरे रिएक्शंस को आप कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो पहला वाला बच्चों, पहला वाला है मैंने लिया है सोडियम से, ये सोडियम प्लस जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही फंडामेंटल चीज बैलेंस रखनी है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। ध्यान से, इसमें चार्ज की वैल्यू क्या है 0, कुछ ना लिखे तो उसका दिमाग में हमेशा चार्ज, अगर मेरे माथे के ऊपर जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी भी नहीं नेगेटिविटी भी नहीं है तो मैं न्यूट्रल हूं बेटा, मेरे माथे के ऊपर क्या चार्ज आएंगे 0 चार्ज आएंगे। ठीक है, चलो +1 अगर हो यहाँ पर अगर कुछ ना मेंशन करे तो +1 ही लेना। ठीक है, तो 1 और 0 में कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है, एग्जैक्टली 1 डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चार्ज इक्वल्स टू 1F। यहां पर मिल गई, पहली वाली क्वेश्चन मिल गई बेटा। और दूसरे वाले अलग कलर से लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपको पेपर में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 तक जाना है और आपको पूछा गया फिर से यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितने होंगे, आपको तो पेपर में वही चाहिए बेटा। तो यहां पर एल्यूमिनियम के चार्जेस है 0, इधर चार्जेस है +3, 0 से +3 का डिफरेंस कितना होता है 3 बेटा। तो यहां पर चार्ज हो जाएंगे 3F। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे निकालते हैं चार्ज? तो बच्चे क्या होता है कि सेकंड ईयर में जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन में फंसते हैं। आपको नहीं फंसना है क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं हमारे डॉन सर। सिंपल चीज, सिंप्लिसिटी से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल्स में एकदम तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री को, ताकि पूरी कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं। ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। अच्छा हुआ गया, पता नहीं रूम चेंज किया, सब कुछ किया, मच्छर नहीं छोटे, मेरे शांति का प्रतीक है। चलो जो भी है मार दिया। चलो तीसरे वाले, तीसरे में हम लोग यूज करते हैं, सपोज आपको मैंने दिया है यहाँ पर Mn मैंगनीज, यहाँ पर +2 दे दी बेटा, और इधर मैंने रिएक्शन के बाद दिखा दिया है +7। ठीक है, फिर से पूछा कि चार्ज कितने हैं, अब चार्ज कितने मिलेंगे बेटा? तो मैंगनीज +2 है, यहां से आधा +7 तक है। बताया, एकदम सिंपल चीज बताओ, +7 से +2 की अंतर कितनी होती है 5 की। तो यहां पर आप आंसर लिखेंगे 5 है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप जाके कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली आप जाके कर क्या रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सबट्रैक्ट कर रहे हो कि कितना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन -1 है और यहां से ऑक्सीजन -2 गया है। ठीक है, इसमें चार्ज की जो वैल्यू है यहां पर -1 और -2 में कितना अंतर है। अगर आप एकदम बेसिक्स भी भूल जाओ तो नंबर लाइन को याद रखना, ये 0 है, ये -1 है, ये -2। 0 से -1 जाने के लिए एक स्टेप चाहिए, उसी तरह -1 से -2 आपको जाना है। यहाँ -1 है बेटा, यहाँ -2, तो आपको एक स्टेप जाना है। एक स्टेप अगर जाना है, सॉरी 0 से -1 से -2 आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। ठीक है,
अगर लेफ्ट हैंड साइड तक जाना है कितने स्टेप चाहिए, एक स्टेप चाहिए, आपका आंसर हो गया 1f। इज इट क्लियर? बहुत बच्चे पूछेंगे सर यहाँ तो आंसर हम लोग माइनस करते हैं तो आपको -2 माइनस और माइनस, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं मेरे को बता दो, ये -2 है सर इस तरफ, इसको हम लोगों ने माइनस से -1 किया, इसका आंसर -1 आया। बेटा मैंने पहले ही बता दी थी इस केस में कि यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के, याद है अगर आप ध्यान से याद करो, मैंने बताया था कि यहाँ पर नेगेटिव इज जस्ट इंडिकेटर ऑफ द चार्ज, नॉट एनीथिंग, ना कुछ भी उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं देखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक। तो ये हो गया आपकी -1, हालांकि इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज सी, मैग्नीट्यूड इज सी, ठीक है, क्लियर? अच्छा चलो ये वाला भी नोट कर लीजिए बच्चों। वाह पूरा भारत का तिरंगा आ गया है ना, उल्टा करते हैं, सॉरी डोंट टेक इट अदरवाइज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू तीनों के तीनों चारों चारों आ चुके हैं, ठीक है, ले लीजिए और आराम से ले नोट कर लीजिए बच्चों, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, चलो तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पे चला गया अभी, क्वेश्चन ये छोटे छोटे बेसिक वाले क्वेश्चन है। हाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चार्ज ले ली थी, अभी हम लोगों ने क्या ले रहे हैं, यहाँ पर मास लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना वो बड़ी बात है, वो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, कैसे भी करके आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन ले लेते हैं इसका, ठीक है। सो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे हम लोग? एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या लेके बैठे हैं, आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर आ चुके हैं, तो द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमको पता है बेटा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप करें तो उसके वैल्यूज कितने मिलेंगे बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31 kg को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 10⁻23 से। और ये नंबर कौन सा है बेटा, 1 मोल वाला नंबर, एकदम जब भी ये जिंदगी में देखे इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बाद में हम लोग को और भी बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे। तो मान लीजिए मैं थोड़ा रफली कैलकुलेट करके 54.6 इंटू 10⁻31 प्लस 23 लिख दिया मैंने, यहाँ पर यूनिट आ गई केजी, तो इधर 54.6 बेटा इंटू 10⁻⁻8 kg आ गए, ठीक। एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट, पूरा क्लियर है बेटा। तो इसको मैं कभी कभी क्या लिख सकता हूँ, 0.546 इंटू 10⁻6 kg भी लिख सकता हूँ। तो कभी कभी यूनिट्स में अदला बदली करके ऐसे लिख देंगे 0.546 माइक्रो केजी। ये सर ये क्या सब है बताओ, ये है 1 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, 10⁻6। मतलब अगर जिंदगी में आप -6 देखो तो आप किस पॉइंट तक आप लिख सकते हो, माइक्रो। ये म्यू वाली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली क्लास 10 वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ है पता है, तो क्लास 10 वाले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल थे ना, म्यू, ठीक है, वही यहाँ पर आप माइक्रो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जितना भी जेई लेवल नीट लेवल सारे क्वेश्चन, आपको कहीं पर ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो बेटा, पूरा का पूरा यूट्यूब सर्च कर लो आज, ठीक है। और आप कोई भी एक लेक्चर देखो जिसमें मोल कंसेप्ट में पूरा डिटेल से सिर्फ जेई नीट सीयूईटी बोर्ड सारे क्वेश्चंस करवाए हैं विद एनसीईआरटी विद। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एंटायर इंडिया, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एंटायर इंडिया, क्योंकि यहां पर आपको सारे चीज मिल रहे हैं, थ्योरी मिल रहा है, आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर बम फोड़ने से लेके सब कुछ मिलेगा, मैं कुछ करने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिए। और तो सब कुछ मिलने के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ये 1 माइक्रो यूनिट कौन सा है, क्या है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, पूरा जेई से लेकर नीट तक, सीयूईटी बोर्ड्स, आप कहीं पर भी पढ़ो, कैसे भी, अगर आपको फार्मेसी में एंट्रेंस देना है, बी.फार्म करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, कुछ भी, आपको हर कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध है। एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को डिटेल्स के सॉल्व करने के बाद हम लोग पूरी शपथ ले चुके हैं कि पूरी डिटेल्स पढ़ाएंगे, ऐसे ही आरंभ नहीं किया है, कंप्लीट फ्री एजुकेशन ये हम लोगों का जिम्मेदारी है। अब वही ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, अब मैं और क्वेश्चन डालता हूं, अब और एक क्वेश्चन डाल लीजिए अब यहाँ पर।
क्वेश्चन इज कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछूंगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अ मास ऑफ 1 kg, have a mass of 1 kg. तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके मास 1 kg होंगे? बच्चों एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये एक एक्स जेई क्वेश्चन, ये जेई में आया। आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, आप लिख सकते हो इस पॉइंट पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ मास ऑफ 1 kg। ठीक है, लिख लिया? चलो 1 मोल 2 मोल्स सब कुछ निकालना है हम लोगों को। अभी हम लोगों को एक चीज पता चला है बेटा कि हर चीज तो याद रखने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी एक चीज याद रखना है कि अभी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? अभी हम लोगों ने निकाला था, पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था। ध्यान से देखिए 54.6 × 10⁻8 kg। मैं माइक्रो केजी को नहीं देखता हूं, सिर्फ 54.6 × 10⁻8 kg मिला था ना बच्चों? मिला। चलो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको इतना मास मिला था। अगर मैं इधर 1 kg कर लूं, तो ये कितने मोल हो जाएंगे? 1/54.6 × 10⁻8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव अ मास ऑफ 1 kg। बच्चा पूरा क्लियर? चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10⁸ आ जाएगा, नीचे 54.6 आ जाएंगे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैल्यू आ जाएंगे 1 किलोग्राम। सारे बच्चे आई होप इज इट क्लियर? पूरा क्लियर है? हर वक्त कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कभी ऑप्शन में भी होता है, ये ऑप्शन में आया था। ठीक है, इसको कोई बच्चा 10⁻7/5.46 ये भी कर सकते हैं। आई होप बहुत सिंपल से करना हो बच्चों, पिछले ही क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट रिलेट करके दे दी ताकि आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाए। होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो पूरा क्लियर है? अभी हम लोग पढ़ेंगे एक कंप्लीट नया टॉपिक है एटम। तो कौन है भाई ये एटम? एटम क्या है? एटम तो मुझे बताया। अच्छा, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन ने कुछ एक बोला था। डाल्टन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था, ठीक है? उस बंदे ने क्या बोला कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट indivisible part of matter, जो कि बाद में later it was proved as wrong. It was proved to be wrong. आज नहीं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां मिलता है? करेक्ट। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट, मतलब ऐसे चीज जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका डेफिनेशन किस बंदे ने दिया था? एटम्स को इस बंदे का किसने दिया था? डाल्टन ने। मोस्ट इंडिविजिबल पार्ट। लेकिन मेरा डेफिनेशन कुछ अलग है, ठीक है? लेटर मैंने नहीं प्रूफ किया भाई, मैं पिछले दिनों में भी हो सकता हूं, कोई खुन्नस नहीं थी मेरे को डाल्टन के साथ, ठीक है? तो डाल्टन बंदे ने क्या बोला कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। ये तो उसने बता दिया, लेकिन मेरा डेफिनेशन कुछ अलग है। डॉन्सन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डॉन्सन atoms are smallest particles which may or may not have individual existence. ठीक है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच मे और मे नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ठीक, पूरा क्लियर है? तो
लिख लो, आराम से लिख लो। और पेपर में जाके ये मत लिख देना बोर्ड्स वाले कि अकॉर्डिंग टू डॉन्सन, ये सब मत लिख देना, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ मेरे जो थिंकिंग का पैटर्न है, मैं वही सोच सकता हूँ, मैंने उतना ही बनाया कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं थोड़ा। होता क्या है कि कुछ एटम्स मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट, और कुछ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो कि अकेले रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होंगे, वो एटम तो है, वो एक्सिस्टेंस में नॉर्मल कंडीशंस में नहीं पाया जा सकता, या अबंडेंस या अर्थ में उसका अगर ढूंढो तो वो आपको प्योर स्टेट ऑफ मैटर में नहीं पाया जा सकता, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कोई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर ली, कहीं पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, एक नया बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे। तो कोई भी बंदा कोई भी ऐसा चीज अगर बोले तो ये ध्यान में रखा जाए कि एटम्स कैन हैव आइदर फ्रीली एग्जिस्टेंस और डज नॉट हैव फ्रीली एग्जिस्टेंस। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब जैसे कार्बन, कार्बन एक ऐसा एटम है जिसमें फ्री एक्सिस्टेंस है। फिर जैसे एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम, कुछ हद तक ये सब एटम्स फ्री होते हैं। इनफैक्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन कौन से हो गए बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आरएन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? स्पेशल वाले नोबल गैसेस, ठीक है। ये पूरे के पूरे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म। वैसे कार्बन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कभी कभी किसी हद तक आपको सोडियम भी पाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही दिक्कत है, सोडियम के ऊपर में मर्क्यूरी का लेवल मतलब लेयर होना चाहिए, ठीक। तो ये होता है फ्रीली एग्जिस्टेंस वाले, लेकिन मेजोरिटी तो ऐसे नहीं रहते। जैसे अगर आपको कुछ, अच्छा ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे मेरे ऊपर मतलब बहुत टीचर्स लोग मेरे ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने ये क्यों पढ़ाया, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं मुझे ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, कुछ बताता होता है। तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा नेचर पे अबंडेंस, एटमॉस्फेयर, अबंडेंस, होल वर्ल्ड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कहीं पर भी आपको O नहीं मिलेगा, O2 मिल सकता है, या कभी कभी O3 मिल सकता है, ठीक। वैसे नाइट्रोजन बताओ तो नाइट्रोजन एटम नहीं हो सकता, नाइट्रोजन हमेशा आपको नाइट्रोजन N2 मिल सकता है। फॉस्फोरस हमेशा P4 होता है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता है, इसलिए आज ही बता दी बेटा, आज ही आपको बता दी P4, ठीक है। तो P4, फिर S8 ऑक्टा एटॉमिक सल्फर, या कभी कभार S6 भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस क्यों होते हैं? व्हाई डू यू रिक्वायर टू नो? इसका कोई महत्व है? इसका कोई महत्व है? नहीं बेटा, कुछ भी महत्व नहीं है इसमें आपकी कोई महत्व ही नहीं है। क्यों नहीं है इसमें मैं बताता हूँ ध्यान से। डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्ट पॉइंट आती है, मैं बताता हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है कि O2 हो सकता है O3 या N2 या P4 या S8 या S6, ऐसे क्यों हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं? रीजन, पेपर्स में एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक के लिए हम लोग ये चीज को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक क्या होता है? जब मैं बोलूंगा क्वेश्चन पे या लिखेंगे पेपर्स में, आपको अगर ऑक्सीजन बोला गया तो बच्चे O सोचते हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एकदम क्लैरिटी रखें, जब भी ऑक्सीजन वर्ड सुनाई दे तो आपको देखना चाहिए O, ठीक, सिर्फ O। ऐसे कॉमन मिस्टेक है, ये गलत है। ऑक्सीजन की सही पहचान O2 में है, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग। तो आज से अगर ऑक्सीजन बोला तो आप सिर्फ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अगर गैस बोल दी तो आपको पता ही है ये O2 ही होने वाली है। ओजोन अगर गैस बोल दी तो आपको पता ही है ये O3 होने वाली है। लेकिन अगर मैं कार्बन बोलूं तो आपको दिमाग में आ जाए, अच्छा कार्बन मतलब सिर्फ प्योर कार्बन, एल्यूमिनियम मतलब प्योर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम रिबन करते थे ना, बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते थे क्लास 10th में, मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे, तो मैग्नीशियम मतलब प्योर मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब प्योर है। लेकिन अगर मैं आज से बोलूं नाइट्रोजन, अगर मैंने आपको पूछ दिया कि नाइट्रोजन, तो बच्चों आप N नहीं सोचोगे, आप आज से क्या सोचने वाले हो? N2, क्लियर है? N2 सोचने वाले हो। इज इट क्लियर? पूरे बच्चे क्लियर हैं यहाँ पर? तो दिस इज द मिस्टेक डन। अगर मैं आपको पूछूं कि आज से कि फास्फोरस बता दें, फास्फोरस कौन है, तो बच्चे क्या सोचेंगे? नॉर्मल बच्चे क्या सोचेंगे? P, करेक्ट, जो कि गलत है, हमको पता है आज गलत है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे करेंगे, डॉन सर के बच्चे P4 सोचेंगे। इज इट क्लियर?
तो यहां पर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एलिमेंट का नाम लिया जाए तो आप उसी को देखो जो कि फ्री एक्सिस्टेंस है, उसका डायरेक्ट आप एटम मान सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रीली एग्जिस्टिंग वाले नहीं देख रहे हो तो ये आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसका मीनिंग क्यों हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। पूरी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो कोई भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो कोई भी एटम को अगर पकड़ ले तो उसका जो कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं एक्स, उसके ऊपर भाग में एक नंबर लिखा जाता है और नीचे भाग में, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल अगर आप खोलो तो आपको पता होगा कि ऊपर में भी एक नंबर होती है, नीचे में भी एक नंबर होती है। तो ऊपर वाला नंबर को मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूं, नीचे वाले नंबर को मैं जेड से डिनोट करता हूं। हालांकि ऊपर वाले नंबर को हम लोग मास नंबर बोलते हैं बेटा, which is actually equals to number of neutrons plus protons, या कभी कभार इसको एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर भी बोला जा सकता है, इन अदर वर्ड्स इट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या दूसरा क्या नाम हो सकता है? न्यूक्लियॉन्स, ठीक। तो Z जो होंगे वो होंगे एटॉमिक नंबर, एंड वो एटॉमिक नंबर हो सकते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ अनचार्ज सिस्टम। ये अनचार्ज का रहस्य क्या है? समय के हिसाब से बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स लेकिन अनचार्ज केसेस में, ठीक है। अनचार्ज मतलब क्या होना चाहिए बच्चों? यहां पर न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल केसेस, ठीक। तो हम लोगों ने लिख ली। तो ये एटम को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए, मैं यहां पे लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, अगर पेपर में आपको मैं पूछ दूं तुरंत कि बेटा फॉस्फोरस है, नीचे 15 है, ऊपर 31, मैंने आपको दी, आपको पूछा कि इसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू बता दो बेटा। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट फटाफट निकाल लीजिए, जो बच्चे आप पूरा क्लियर से पढ़ रहे हैं। तो नीचे जो है यहां पर, इसमें प्रोटॉन की वैल्यू कितने आएंगे? 15। क्या इसमें कोई चार्ज नहीं है बच्चा? कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, 15, ठीक है। तभी तो बैलेंस होगा ना बेटा, क्योंकि प्रोटॉन की चार्ज कितनी है? 1.67 इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन की याद है आज हम लोग पढ़ रहे थे ना, यहां पर मैंने बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज और प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है? सेम होती है ना बेटा, तो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमको क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होंगे वो प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं। 15 प्रोटॉन्स के चार्ज 15 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पूरा खा जाते हैं, ठीक। यहां ऊपर में आपको मिलता है n+p, जिसकी वैल्यू 31 है। अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन मैं एक और शॉर्टकट मेथड भी डाल सकता हूं। न्यूट्रॉन्स के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आप ऊपर का नंबर नीचे से नंबर से माइनस करके आपको तुरंत वैल्यू मिल जाएगी 16। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही निकालते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो वो नीचे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डायरेक्ट निकल जाएगा बेटा, लेकिन न्यूट्रॉन्स के लिए आपको क्या चाहिए? आपके ऊपर के जो नंबर है 31 माइनस 15 आपको करना है, ऊपर से नीचे को डायरेक्ट माइनस करो बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल चुके हैं। सही है? एक दो ट्राई करके देखते हैं बेटा, तभी तो क्लैरिटी आएगी, तभी तो डॉन सर के बच्चे होंगे ना एकदम पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कैलकुलेट द क्वेश्चन कर लेते बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग, ठीक। चलो, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन तो नहीं, पहले क्वेश्चन निकाल दिया। ब्रह्मा जी का वरदान लग गया मेरे को, दिमाग से वैसे ज्यादा ही सोच रहा हूं। चलो, पहला वाला है नाइट्रोजन 7 14। मैंने एक चीज आपको बोल दी है कि दिस इज ओनली फॉर न्यूट्रल केसेस, ओके। 40 आ गई। फिर मैं दूसरा वाला पूछता हूं आपको, मान लीजिए कार्बन 15 14, इधर 6, और तीसरा वाला बेटा हीलियम 2 और इधर 4, ठीक। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? निकालना है।
तो इसके नंबर्स देखो, प्रोटॉन की वैल्यू कितने होंगे 7 डायरेक्ट लिखना, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू 7 डायरेक्ट लिखना, न्यूट्रॉन के वैल्यू 14 माइनस 7 7 लिखना। पहला वाला क्लियर है बेटा? सारे बच्चे क्लियर है? कॉन्फिडेंस? प्रोटॉन की वैल्यू 6 है बेटा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 है बेटा, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होंगे 14 माइनस 6 8 हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? और यहां पर प्रोटॉन की वैल्यू 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू 2 होंगे, न्यूट्रॉन के वैल्यू 4 माइनस 2 2 ही होंगे। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग क्लियर हाउ टू कैलकुलेट। लेकिन अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालता हूं टी वाला, ये स्पेशल एक पॉइंट है जहां पर मैं मान रहा हूं, मैं मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन डाल ली 8 लिख दिया, 16 यहां लेकिन एक माइनस चार्ज लिख दिया। ठीक, तो आप कैसे निकालोगे? प्रोटॉन की वैल्यू कितने होंगे 8, न्यूट्रॉन के कैसे निकालते हैं आप 16 माइनस 8 कर लेना, निकालो। इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं नीचे उतने तो होंगे ही, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है। इफ इट इज माइनस यू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको टोटल वैल्यू कितना मिलेगा 9, क्योंकि माइनस चार्ज का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है बेटा। ठीक है, अगर यहां -2 होता तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते, 3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते। ठीक, एक और ट्राई करके देते हैं बेटा, जहां पर आपके आंसर्स पर ऑपोजिट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहां पर दे दी एल्यूमिनियम डाल दिया, नीचे 13 डाल दी, ऊपर 27 और यहाँ पर +3 लिख दिया, और आपको पूछने लग गया मैं कि यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। तो प्रोटॉन की वैल्यू कितने होंगे 13 डायरेक्ट लिखते हैं, न्यूट्रॉन क्या करेंगे 27 माइनस 13 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या मिलेगा 14। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चों? 13 तो है ही, इसके साथ इस बार मैं माइनस करने वाला हूं, -3 10। सर माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ध्यान में रखें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप ये ध्यान में रखें कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं, इस रीजन के चलते आपने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक, आई होप बच्चों आपको पूरा क्लियर होगा इन द कैलकुलेशन एंड द बेसिक फंडामेंटल चार्ज एनालिसिस। अगले वीडियो पे हम लोग मेन टॉपिक में घुसेंगे, जो कि होगी रैम, गैम, एम, सब कुछ। ये रैम, गैम, एम क्या है जानने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो डू शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, सबके बारे में सोच के सबको हेल्प करो जितना हो सके, मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर पूरा समझ में आया वीडियो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए QED, क्वाइट इजिली डन। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन भूलना मत बच्चों। थैंक यू।